हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म, जो कि है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और इसमें और भी लेक्चर हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग बोहर्स मॉडल, या फिर इसी को बोलते हैं जो कि बुक में दिया गया है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और भी जो भी वीडियो रहेगा आपके मोबाइल या लैपटॉप जहाँ पे देखेंगे जाता रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल में देखेंगे। बोहर्स मॉडल जो है, जो कि इनका पूरा नाम नील बोहर्स था इनका, मतलब हाँ ठीक है, वो से नील्स बोहर नाम है। और इसके पहले जो था हाइड्रोजन एटम के बारे में इन्होंने बताया है, तो इसके पहले भी कई वैज्ञानिक ने बताया था, कई साइंटिस्ट ने मिलके इस पे रिसर्च किया था, बट इन्होंने जो बताया है यही आपके टॉपिक में है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में, तो हम केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहे इसमें है। बोहर्स मॉडल आर बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको तो पढ़ रहे हैं, देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर दे आर गिव फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन्होंने गिव फॉलोइंग पास्टुलेट, इन्होंने जो नील्स बोहर ने, इन्होंने ढेर सारे स्टेप वाइज अपने रिसर्च किए हैं, उसमें इसके नंबरिंग वाइज पास्टुलेट हैं, जिसको हम नंबर वाइज नंबर देखेंगे। बट ये जो बोहर्स मॉडल का ये थ्योरी आया, ये लगभग आया था 1913 में, यानी कि 1913 में आया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। बाकी ये वाला लगभग सेम हो गया है, तो ये वाला अभी के लिए इसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहे इसको तो इसकी भी करके पढ़िए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। ये है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम से दैट, मतलब ये क्या है, बोहर के जो हाइड्रोजन एटम के बारे में जो मॉडल बनाए हैं, उसमें इन्होंने बताया है कि दैट मतलब कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड वो मूव करता है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और उसकी जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, यदि हम फिर से एक ही वर्ड में देखना चाहें तो इसको बोलेंगे कि जो बोहर्स मॉडल ने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम के बारे में, उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन एटम है वो न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ सर्कुलर मोशन में वो मूव करता है। ठीक, जैसे कि न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ठीक, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये आपका है न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड जो होता है, इस तरह से पूरा जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, यदि हम बोलें कि ये हाइड्रोजन एटम का रहता है, तो ये सराउंडिंग में, मतलब चारों तरफ ये मूव करेगा। और वो भी एक चीज़ और है, ये जो दूरी रहेगा चारों तरफ की सेम ही होगी, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दूरी आपकी आर होगी। अब यहाँ पे भी आर ही है, तो यहाँ पे भी आर रहेगा, यहाँ पे भी आर रहेगा, यहाँ पे भी आर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ की दूरी कुछ है और यहाँ की दूरी कुछ है, यहाँ की दूरी कुछ है, ऐसा नहीं होगा। ये राउंड यानी कि पूरा गोल आकार में ये मूव करता है, घूमता है, वो भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे करता है मूव, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, हाइड्रोजन एटम के लिए इस तरह से हाइड्रोजन एटम मूव करता है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं दूसरा पास्टुलेट, जो कि ये था पहला पास्टुलेट। ये वही है जो हमने अभी वहाँ पे समझाएं पीछे इसके पहले, तो मतलब यही चीज़ है। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर रहता है, पूरा आर ही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद यदि और भी, जैसे कि ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए है, इसके अलावा और भी एटम रहते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन में ही मूव करते हैं, ठीक है। या हाइड्रोजन के लिए हुआ है, हाइड्रोजन में एक एटम होता है तो एक यहाँ पे राउंड करेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा यहाँ पे दूसरी बार, फिर इसके बाद हाइड्रोजन के बाद दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे राउंड राउंड मूव करते रहते हैं, ठीक है। बट ये जो बोहर्स ने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन मॉडल थ्योरी, तो वो हाइड्रोजन के बारे में ही केवल इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉस्टुलेट था, हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसको देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिटल विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव करता है वो बिना किसी एनर्जी लूज किए हुए वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है। कब? जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है, ठीक। आगे है द हाउ इवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये कह रहा है तब जब ये मूव करता है तो ये फिर वहाँ से और जंप कर जाता है, मूव कर जाता है। कहाँ पे मूव कर जाता है? हाउ इवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव, मतलब कि इसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पे राउंड राउंड ये घूमता रहता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे देखिए कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो घूमते घूमते उसके पास और एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है तो वो मूव करने के बाद क्या हो जाता है, मतलब कि ये यहाँ पे एनर्जी आने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विल मूव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। कहाँ पे मूव कर जाता है? फ्रॉम ये लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब कि वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बनाया गया है, ये अभी हमने बताया कि ये न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये बनाए हैं हाइड्रोजन एटम का, जो कि हिंदी में बोलेंगे कक्षक एंड इंग्लिश में बोलेंगे ये आपका है सेल ऑर्बिटल या बोलेंगे, ठीक। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, के से के यल, इसके बाद ये राउंड करेगा यम, इसके बाद जो रहता है यन, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी के लिए तो हाइड्रोजन के लिए है। तो इसमें बोल रहा है जब ये बिना रिवॉल्व किए अराउंड में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखें विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को लूज किए न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रॉन विल मूव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है कहाँ पे, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसकी एनर्जी लोअर है, इसके बाद वाला एनर्जी हाई है। ये आपका क्या है, लोअर एनर्जी, एंड इसके बाद वाला जो है ये हायर एनर्जी है, ठीक है। तो ये कह रहा है इस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में मूव कर जाता है, यानी कि इस एनर्जी लेवल से कम वाले से ज़्यादा वाले में चला जाता है। फिर क्या होता है, देन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ से फिर से सेम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद वो फिर से सेम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। देन क्या होता है, एंड द एनर्जी इज इमिटेड। एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को इमिट मतलब छोड़ देता है, निकाल देता है। देन क्या होता है कि एनर्जी को इमिट कर देता है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक। जब ये वहाँ पे जाने के बाद, हायर एनर्जी में जाने के बाद ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे जब ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, वो तो वहाँ पे रहता है, लेकिन कभी कभी ये भी रहता है ना, एनर्जी अगर दूसरे का एनर्जी लिया है तो लॉस होगा ही, क्योंकि वैसे हाइड्रोजन का कक्षक तो ये है ना, यहाँ से यहाँ पे आया एनर्जी अधिक लेके,
एनर्जी ज़्यादा था तो यहाँ पे चला आया। जब यहाँ पे चला आया तो कभी ना कभी उसका एनर्जी तो ख़त्म ही होगा, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी जो है उसका उतना है नहीं जितना कि इस वाले एनर्जी का है। तो यहाँ पे तो एनर्जी इसको मिला, इस वजह एब्जॉर्ब किया एनर्जी, तब जाके यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कभी ना कभी उसका एनर्जी फिर से लॉस हुआ। लॉस होने के बाद ये फिर से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ जाता है, यानी कि अपने कक्षक में फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी इज इमिट, तो उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद फिर एनर्जी को इमिट कर देता है, छोड़ देता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब कि एनर्जी को जब छोड़ देता है, मतलब लॉस कर देता है, उसके पास एनर्जी नहीं रह जाती है, तो वो फिर से हायर से लोअर में चला जाता है, यानी कि अपने कक्षक में आ जाता है। ठीक, ये था आपका सेकेंड पोस्टुलेट हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, फिर आगे देखेंगे ये देखिए तीसरा क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब आर इमिट व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू एनर्जी लेवल। मतलब कि ये कह रहा है जब दो एनर्जी होती है, जैसे कि एनर्जी कोई भी रहेगा तो उसको हम अभी के लिए ई एंड E1 और E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है जब यदि कभी दो एनर्जी लेवल में रहेगा तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि क्या कह रहा है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिट, मतलब कि रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एब्जॉर्ब करे या फिर इमिट करे। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इमिट करना मतलब छोड़ देना, तो हो जाएगा एब्जॉर्ब करे या फिर छोड़ दे। व्हेन ट्रांजिशन आकर, जब ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब इलेक्ट्रॉन जाता है, किसमें, बिटवीन टू एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तब वह रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है। फिर क्या होता है, दैट डिफरेंस इन एनर्जी बाई डेल्टा ई इज गिवन बाई, मतलब कि जैसे कि जब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में वो जाता है तो हम उसका एनर्जी डिफरेंस जब निकालते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाता है इक्वेशन हमारा डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। उसके बाद यहाँ पे देन इसके बाद क्या हो जा रहा है, एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। अब यहाँ पे एच न्यू कैसे आ जा रहा है, यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू, यानी कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि एच न्यू इक्वल टू एनर्जी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इतना हो गया। अब यहाँ पे यदि हम एच न्यू निकालना चाहें, सॉरी ये वी न्यू यानी कि इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, एच को हम इधर ला कर देंगे। अब इधर है आपका मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, जब इधर आएगा तो इधर आके भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर से जब इधर करेंगे तो ये अपान में आ जाएगा, जो कि ये आपका इक्वेशन है न्यू को ज्ञात करने का। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। ये जो E1 है, ये हमारा E1 है लोअर एनर्जी लेवल, E2 है हायर एनर्जी लेवल, एंड V जो है वेलोसिटी है, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, और यही आपका क्या हो गया, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये हो गया आपका बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, ये 3 लेक्चर ये हो गया, 3 पॉइंट 3 पोस्टुलेट। और हमारा इसको देख लेते हैं चौथा पोस्टुलेट। तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम एंगुलर मोमेंटम को MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन एनर्जी लेवल कैन बी डिफाइंड एज। जब हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, ये हो जाता है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, इतना हो जाता है, जो कि यहाँ पे है N इक्वल टू 1 2 3
एन की वैल्यू होती है। एंड जो एच है ये प्लैंक कांस्टेंट है, आपको पता ही है। एम जो है ये है मास, वी जो है वेलोसिटी, आर क्या है न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके बीच का दूरी है, रेडिएशन है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एक लाइन और है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच अपान 2 पाई। ये कह रहा है जो एच अपान 2 पाई है, जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये एंगुलर मोमेंटम वैल्यू आता है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है किसका, एच अपान 2 पाई। इसमें हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम नंबर, ठीक है। और इधर है एंगुलर मोमेंटम नंबर क्या चीज़ है, इसको हम जैसे कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है बीएससी में भी, तो हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखें। अगर आप अभी तक देख रहे हैं पूरा वीडियो देखें तो वेरी वेरी थैंक्स। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।